बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अच्छा बेटे, टॉपिक जो हमारा चल रहा है, बड़ा अहम टॉपिक चल रहा है। वो टॉपिक है हमारा बुक 2 का पोर्शन नंबर 2, यानी कि हीरोज़ का पोर्शन। हमारे 3 हीरोज़ हैं स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। लेक्चर नंबर 10 में मैंने आपको मुस्तफा कमाल कवर करवाया। आज का हमारा लेक्चर नंबर होगा सेकेंड ईयर इंग्लिश का, ऑनलाइन लेक्चर नंबर 11 बनेगा। बेटे आज का जो हमारा हीरो है, वैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो 5 हीरोज शामिल हैं हमारे सिलेबस में, मैं कहना चाहता था इन पर कि ये हमारे ना तो हिस्ट्री के बंदे हैं ना हमारे मजहब के बंदे हैं। इनकी जगह कोई हमारा पाकिस्तानी या इस्लामिक कैरेक्टर भी होना चाहिए। वो बात अपनी जगह ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इन तीनों हीरोज में से ना जी, जो आज हीरो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इसको मैं वाकई हीरो मानता हूं। इसने क्या किया जी ऐसा कि मैं भी उसको हीरो मान रहा हूं, और हो सकता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद आपके जहन में भी आए कि वाकई ही इसने ऐसा काम किया है कि इसको हीरो का टाइटल दिया जाए। अब बात यह है कि सबसे पहले हमने देखना है कि हीरो कहते हैं किसको। हीरो कहते हैं बेटे अ पर्सन हु हैज द आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देन अ कॉमन मैन। एक आम बंदे के मुकाबले में एक ऐसा बंदा जो खास खूबियां या काम रखता है, उसको हम हीरो कहते हैं। अब इस बंदे ने एक ऐसा काम किया है कि अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला की जात के बाद, क्योंकि शिफा, बीमारी, जिंदगी, मौत तो अल्लाह ने देनी है, अल्लाह ताला के बाद अगर हमारी जिंदगियां बच रही हैं, हम जिंदगियां जी रहे हैं, तो वो सारा क्रेडिट मैं दूंगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है जी, क्या कारनामा सर अंजाम दिया, और उसको हीरो क्यों कंसीडर कर रहा हूं मैं, आप भी करेंगे, इस बुक वाले ने भी किए। तो सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे बेटे। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने चैप्टर की। चैप्टर का नाम है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है बेटे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का तारुफ देने से पहले और उसका कारनामा बताने से पहले मैं आपको 2 बंदों की हिस्ट्री बताऊंगा जो इस चैप्टर से लिंक्ड है, ये इस थ्योरी से लिंक्ड है। पहला बंदा है लुईस पास्चर। लुईस पास्चर एक फ्रांस का केमिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट था, कीमियादान था, फ्रांस का बड़ा फेमस। ये वो बंदा था जनाब जिसने डिस्कवर किया कि एक चीज है जिसका नाम है जर्म्स, यानी कि जरासीम, यानी कि बैक्टीरिया, यानी कि माइक्रोब। इन सारी चीजों का नाम एक ही है, यानी कि जरासीम। ये वो बंदा था जिसने जरासीम दरियाफ्त किए और इसने बताया कि हमें जो भी बीमारी होती है वो इन जरासीम की वजह से ही होती है। जब जनाब वाला उसने ये थ्योरी पेश की तो पूरी दुनिया में एक तहलका मच गया, एक खौफ पैदा हो गया कि ये जरासीम कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसे दिखते होंगे। लेकिन पास्चर ने थ्योरी पेश की कि इनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, ये इतने छोटे होते हैं कि इनको देखने के लिए हमें खुर्दबीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। वजह जब पता चल गया कि बीमारियां जरासीमों की वजह से पैदा हो रही हैं, लोगों की वफात हो रही हैं, तो फिर तरीके ढूंढना शुरू हो गए लोग कि इनको मारा कैसे करें। ठीक है जी, तो इन तरीकों में जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ बंदा वो लिस्टर नामी बंदा है जो इंग्लैंड से ताल्लुक रखता था। इस लिस्टर ने क्या किया जी, इसने किल किया इन जर्म्स को, इन जरासीमों को मारने के तरीके उसने इजाद किए। अब इस जरासीमों को मारने के तरीके जो लिस्टर ने इजाद किए उनको नाम दिया गया एसेप्टिक मेथड। उसको नाम दिया गया एंटीसेप्टिक मेथड या एसेप्टिक मेथड। अब इस एसेप्टिक मेथड में क्या क्या चीज यूज की गई वो आप देखेंगे। सबसे पहले लिस्टर ने हीट का तरीका अपनाया। उसने कहा कि अगर किसी सब्सटेंस को, किसी चीज को अच्छी तरह बॉईल कर लिया जाए और उसके बाद फिर उस गर्म पानी के जरिए जख्मों को साफ किया जाए तो उसके ऊपर जरासीम मर जाते हैं और जख्म जो है वो ठीक हो जाता है। ठीक है जी, एक लिहाज से ये थ्योरी ठीक थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी बच्चे कि उस दौर में जंगो जदल का दौर था, फेस टू फेस तलवारों की जंग होती थी। मैदान जंग में हजारों लाखों लोग बैक वक्त जख्मी हो जाते थे। अब मैदान जंग में कितना पानी गर्म किया जाता, कितने मरीजों के जख्म साफ किए जाते, जब तक ये सारा प्रोसीजर होता तब तक उसका जो जख्म था वो इफेक्टेड हो चुका होता। ठीक है जी, तो इसको छोटे पैमाने पर तो इस्तेमाल किया गया, लेकिन मैदान जंग में इसको फेल कंसीडर कर दिया। उसके बाद लिस्टर ने आयोडीन का तरीका अपनाया। आयोडीन का एक महलूल तैयार किया गया, उसको जख्मों के ऊपर लगाया गया, जिसकी वजह से जर्म्स तो मरे। लेकिन प्रॉब्लम फिर वही आ रही थी कि छोटे पैमाने पर ये ठीक था, लेकिन बड़े पैमाने पर ये तरीका काबिल इस्तेमाल नहीं था। तीसरा तरीका अपनाया गया जो कि बड़ा फेमस हुआ और इसने छोटे और बड़े दोनों पैमानों पर बड़ी
बड़ी शोहरत हासिल की, वो था कार्बोलिक एसिड का तरीका। कार्बोलिक एसिड को जनाब जख्मों के ऊपर लगाया जाता और जख्मों के ऊपर से जर्म्स भी मर जाते और मरीज थोड़ा बहुत सेहतियाब भी हो जाता। तो ये फार्मूला काफी फेमस हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल किया जा रहा था और इन तीनों मेथड को नाम दिया गया एसेप्टिक मेथड। कार्बोलिक एसिड ये था कि जब वो जंग पर जाते तो गैलन के गैलन कार्बोलिक एसिड के साथ भर के जाते, जैसे कोई बीमार होता तो उसी वक्त उसके जख्म पर कार्बोलिक एसिड लगा दिया जाता। लेकिन कुछ अर्सा गुजरने के बाद ये चीज सामने आई कि ये जो कार्बोलिक एसिड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका फायदा होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। और ये थ्योरी पेश की मेचनिकॉफ नामी बंदे ने, जो लिस्टर और लॉर्ड लिस्टर का शागिर्द था और एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, माहिर जरासीम था। बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था जी, माहिर जरासीम। उसने थ्योरी पेश की, उसने कहा जी कि ये जो एंटीसेप्टिक या सेप्टिक मेथड हम यूज कर रहे हैं ना जी जर्म्स को मारने के लिए, ये फायदे के साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान भी दे रहा है। और वो नुकसान क्या था कि ये सेप्टिक मेथड या कार्बोलिक एसिड डिस्ट्रॉय कर रहा था किसको, हमारी बॉडी के अंदर जो मौजूद हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या कर रहा था बच्चों इसका नुकसान? जर्म्स को तो मार रहा था लेकिन साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब हमने देखना है कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे जिस्म के लिए क्या अहमियत रखते हैं। बच्चे व्हाइट ब्लड सेल्स को कहते हैं जो हमारा डिफेंस सिस्टम है ना जी, हमारा जो कुव्वत मुदाफियत है वो व्हाइट ब्लड सेल्स के ऊपर रिलाई करता है। यानी कि जैसे जरासीम हमारे जिस्म में जाते हैं या कोई भी बीमारी जाती है, वायरस जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स पूरे जिस्म से इकट्ठे होकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है जी। अगर जरासीम या वायरस ताकतवर हो तो व्हाइट ब्लड सेल्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज की डेथ हो जाती है। और अगर व्हाइट ब्लड सेल्स मजबूत हो तो वो जर्म्स को मार देते हैं और मरीज सेहतियाब हो जाता है। इनफैक्ट मेचनिकॉफ ने कहा कि बीमारी दर हकीकत एक जंग है व्हाइट ब्लड सेल्स में और जर्म्स के बीच में। ठीक है, तो अब हमारा एंटीसेप्टिक मेथड क्या कर रहा था, वो हमारे कुदरती जो इम्यून सिस्टम है, डिफेंस पावर है, उसको भी खत्म कर रहा था, जिसकी वजह से जर्म्स ताकतवर हो रहे थे और हमारा व्हाइट ब्लड सेल जो है वो कमजोर हो रहे थे, जिसकी वजह से लोगों को फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा हो रहा था। फिर एक तहलका मच गया जनाब कि ये तो हमारे फायदे की बजाय नुकसान है। दुनिया में फिर एक खौफ पैदा हो गया कि कौन सी ऐसी चीज दरियाफ्त की जाए जो सिर्फ जर्म्स को मारे और व्हाइट ब्लड सेल्स को नुकसान ना दे, जो हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम है। काफी तरीके अपनाए गए, काफी फार्मूला अपनाए गए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार लोगों को थक हार कर कार्बोलिक एसिड पर ही आना कि चलो कुछ तो जर्म्स मर रहे हैं ना जी। इतने में जनाब अल्लाह ताला ने एक बंदा पैदा किया, एक बंदा आया दुनिया के अंदर जिसका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की अर्ली लाइफ के बारे में पहले तो हम डिस्कस करेंगे। बेटे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अगस्त 1881 में पैदा हुआ। अगस्त 1881 में पैदा हुआ इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में जिसका नाम डार्वेल था। इंग्लैंड के छोटे से गांव डार्वेल में पैदा हुआ। फ्लेमिंग की उम्र अभी छोटी ही थी कि इसके फादर की डेथ हो गई और इसकी फैमिली का ताल्लुक खेती बाड़ी से था। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि क्या फ्लेमिंग को आगे पढ़ाया जाए या फ्लेमिंग की पढ़ाई रोक दी जाए। लेकिन जो इसका बड़ा भाई था ह्यूग्स, उसने जमीनों की देखभाल अपने जिम्मे ले ली और फ्लेमिंग को पढ़ने के लिए आगे कंटिन्यू रखा गया। ह्यूग्स का ख्वाब था कि फ्लेमिंग डॉक्टर बने और फ्लेमिंग भी चाहता था कि वो बड़ा होकर डॉक्टर बने। फ्लेमिंग ने जनाब कारमानी के एकेडमी में तालीम हासिल की, उसके बाद वो लंदन गया, वहां उसने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। लेकिन उसके बाद उसके पास ज़राए नहीं थे, वो एमबीबीएस करना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने क्लर्क की एक छोटी सी जॉब कर। लेकिन जब ह्यूग्स को पता चला कि इस तरह तो फ्लेमिंग का और मेरा काम खत्म हो जाएगा उसको एक डॉक्टर बनाने का, फ्लेमिंग ने सारी जमीन बेची और ह्यूग्स ने सारी जमीन बेची और जो फ्लेमिंग के हिस्से में लेगेसी आ रही थी, विरासत आ रही थी, उसमें फ्लेमिंग को उसका हिस्सा दे दिया गया। फ्लेमिंग ने उसी हिस्से की रकम के साथ क्या किया जी, फ्लेमिंग ने उसी हिस्से की रकम के साथ एमबीबीएस में एडमिशन लिया। एसटी मरे मेडिकल कॉलेज में इंग्लैंड में उसने एडमिशन लिया और वो बना एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ठीक है जी। फ्लेमिंग क्या बन गया जी, माहिर जरासीम। अब फ्लेमिंग का एम क्या था, फ्लेमिंग का मकसद क्या था? फ्लेमिंग इंसानियत की मदद करना चाहता था, वो चीज दरियाफ्त करके कि जो व्हाइट सेल्स को नुकसान ना दे और जर्म्स के ऊपर अटैक करे। तो जनाब वाला अब यहां से कहानी शुरू होती है, बड़ी इंटरेस्टिंग। फ्लेमिंग का एक टीचर है जिसका नाम है सर आर्नल्ड राइट। क्या नाम है जी उसका? सर आर्नल्ड
राइट, जो कि फ्लेमिंग का टीचर है। फ्लेमिंग उसकी लेबोरेटरी में काम करना शुरू हो गया। अब फ्लेमिंग जिस लेबोरेटरी में काम कर रहे थे वो एक पुराना सा स्टोर रूम है जिसके अंदर कुछ इक्विपमेंट रखे हुए हैं। कहीं से खिड़की टूटी हुई है, कहीं से शीशा टूटा हुआ है, कहीं से जाली फटी हुई है। फ्लेमिंग रोज आता है, जम्स को पकड़ता है और जनाब उनके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है कि कोई ऐसी चीज दरियाफ्त हो जाए जो सिर्फ जम्स को मारे और व्हाइट सेल्स को नुकसान ना दे। काफी तजर्बात के बाद एक दिन यूं हुआ कि फ्लेमिंग जम्स का मुआयना कर रहा था कि फ्लेमिंग को नजला हुआ था। फ्लेमिंग के नजले की जो रतूबत थी वो जाकर जम्स के ऊपर गिरी तो फ्लेमिंग ने देखा कि उस रतूबत से सारे जम्स मरना शुरू हो गए। फ्लेमिंग ने जनाब जब ये देखा तो फ्लेमिंग ने इस फार्मूले को नाम दिया लाइजियम का। ठीक है जी, लेकिन मेरे बच्चों अगर वो दवाई इस नजले से बनती तो हम मरना गवारा कर लेते, लेकिन वो दवाई कभी भी ना खाते। लेकिन यहां से फ्लेमिंग के अंदर एक अर्ज पैदा हो गई, एक मोटिवेशन पैदा हो गई कि अगर इस चीज के अंदर, कुदरती चीज के अंदर इसका इलाज है तो किसी और कुदरती चीज में भी इसका इलाज होगा। तो फ्लेमिंग ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन जारी रखी। रोज वो जनाब जम्स पकड़ता उनके ऊपर जनाब एक्सपेरिमेंट करता। एक दिन जनाब फ्लेमिंग कहते हैं कि मैं जम्स के ऊपर मुआयना कर रहा था, मैं नहीं जानता कि वो चीज कहां से उड़ती हुई आई और आकर जम्स के ऊपर गिर गई। वो कहते हैं जैसे वो जम्स के ऊपर गिरी तो मैंने देखा कि उसके इर्द गिर्द सारे जरासीम मरना शुरू हो गए। अब वो चीज क्या थी बेटे? वो चीज थी फंगस, फफूंदी। फफूंदी का एक बीज था बेटे। फफूंदी किसको कहते हैं? ये जो रोटियों और ब्रेड के ऊपर काई आ जाती है ना, जिसको उल्ली कहते हैं। ठीक है जी, ये वो फंगस का बीज था जो कहीं से उड़ता उड़ाता शायद फ्लेमिंग की टूटी हुई खिड़की में से उड़ता हुआ आकर गिरा। फ्लेमिंग कहता है जी शायद ये किसी भुलक्कड़ औरत के स्टोर रूम से उड़ता हुआ आकर कुदरती तौर पर गिरा। फ्लेमिंग ने अपने सारे काम छोड़े, दोबारा जनाब उसका मुआयना किया तो जहां जहां फंगस गिर रही थी वहां वहां सारे जम्स बनना शुरू हो गए। ठीक है मेरे भाई, फ्लेमिंग ने जनाब क्या किया? फ्लेमिंग ने यखनी तैयार की, उसको खराब किया, उसके ऊपर फफूंदी को पैदा किया, फिर फफूंदी को उतारा और उसको निचोड़ कर उसका एक अर्क बनाया। उसने उस अर्क को जम्स के ऊपर फेंका तो जनाब सेम रिजल्ट आए, सारे जम्स मरना शुरू हो गए। फ्लेमिंग ने जनाब वो चीज दरियाफ्त कर ली जो कुदरत के अंदर एक अदना सी चीज में मौजूद थी और फ्लेमिंग ने इसका नाम रखा मेरे भाइयों और बहनों। क्या नाम रखा जी फ्लेमिंग ने उसका? फ्लेमिंग ने उसका नाम रखा पेंसिलिन। फ्लेमिंग ने उसका क्या नाम रखा है जी? पेंसिलिन। और फ्लेमिंग ने इसको इजाद की है जी, दरियाफ्त की है जी, ढूंढा है जी, सर्च की है 1928। ठीक है जी। अब वो दवाई बन गई जनाब जिसका इंतजार था काफी सालों से और फ्लेमिंग ने उसको दरियाफ्त कर लिया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी आगे चलेगी। अब एक और मसला सामने आ रहा था फ्लेमिंग के कि फ्लेमिंग एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, वो कोई केमिस्ट तो नहीं था, ना वो दवा साज था, ना उसके पास मशीनरी थी, ना उसके पास पैसा था। अब सवाल उठ रहा था कि इस महलोल को कैप्सूल, गोलियों, क्रीमों, मरहमों के अंदर तब्दील कैसे किया जाए। फ्लेमिंग के पास कोई सोर्सेज, मशीनरी नहीं है। फ्लेमिंग ने जनाब डिसअपॉइंट होकर वो अपना जो फार्मूला था उसको एक शीशी में बंद किया और उसको एक तहखाने में अपनी अलमारी में मायूस होकर रख दिया। यहां तक बात समझ आ रही है जी? आगे जनाब पिक्चर अब चलेगी, ट्विस्ट आएगा कहानी के अंदर। एक दिन जनाब सर आल्बर्ट राइट जो कि फ्लेमिंग के टीचर हैं वो फ्लेमिंग की लेबोरेटरी में आए। उन्होंने पूछा हाँ भाई क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है? तो फ्लेमिंग ने उनसे डिस्कस किया कि जी मैंने एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली है जो जम्स पे अटैक करेगी और व्हाइट सेल्स को नुकसान नहीं देगी। तो उसका टीचर बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा जी कहाँ है? उसने कहा जी मैंने रख दी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। उसने कहा इसका कोई मसला नहीं है, इसका भी हल हम निकाल लेंगे। आल्बर्ट राइट ने अखबार के अंदर एक एड दे दिया, एक इश्तिहार दे दिया कि मेरा एक स्टूडेंट है फ्लेमिंग जिसने एक ऐसी चीज दरियाफ्त कर ली है जो जम्स पर अटैक करेगी लेकिन व्हाइट सेल्स को नुकसान नहीं देगी। पूरी दुनिया में चहका मच गया जनाब, क्योंकि पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रही थी कि कौन सी वैक्सीन, जैसे आजकल हम कोरोना की वैक्सीन के बारे में जनाब भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई वैक्सीन नहीं मिल रही, लाखों लोगों की मौतें हो रही हैं। इसीलिए पूरी दुनिया में तहलका मच गया जी। और ये बात घूमती घुमाती पहुंची है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक टीम है जी जिसका हेड है डॉक्टर ईबी चेन और डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरे। ये दो डॉक्टर हैं जी जिनके पास मशीनरी भी है, पैसा भी है और माहिर दवासाज भी है। ये अपनी पूरी टीम लेकर पहुंचे फ्लेमिंग की लेबोरेटरी में। उन्होंने कहा जनाब हमारे पास पैसा भी है, मशीनरी भी है, बंदे भी हैं, आप अपना फार्मूला हमें दें और हम इसको दवाइयों में तब्दील कर दें।
ठीक है जी। फ्लेमिंग ने उन्हें अपना फार्मूला दिया, उन्होंने जनाब इसको कंसंट्रेट किया, इनको सॉलिड फॉर्म में लेकर आए, जनाब दवाइयाँ बन गई। जब ये दवाइयाँ इस्तेमाल की गई तो दुनिया हैरान रह गई। जो जख्म ठीक होने में साल ले रहे थे वो महीनों में ठीक होना शुरू हो गए, जो जख्म महीनों में ठीक होते थे वो हफ्तों में ठीक होना शुरू हो गए, जो हफ्तों में ठीक होते थे वो दिनों में ठीक हो गए, और जो दिनों में ठीक हो रहे थे वो घंटों में ठीक हो गए, और जो घंटे ले रहे थे जनाब ठीक होने में वो मिनटों में जख्म ठीक होना शुरू हो गए, जस्ट बिकॉज ऑफ पेनिसिलिन। ठीक है, वो बड़े हैरान हुए अमेरिका वाले, उन्होंने कहा जनाब हमारे पास मॉडर्न मेथोडोलॉजी है, मशीनरी है, लेकिन हम पेनिसिलिन क्यों इजाद नहीं कर सके, क्यों नहीं ढूंढ सके। तो पेनिसिलिन जनाब फ्लेमिंग बड़ा मुस्कुराया, उसने कहा जनाब आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आपको सारी समझ आ जाएगी। उसने कहा जरा मेरी लेबोरेटरी की अलमारियां खिड़कियां देखें, सारी टूटी हुई है, सारों के अंदर सुराख है। फ्लेमिंग ने बताया कि अगर ये मेरे शीशे टूटे हुए ना होते तो कभी भी फंगस उड़ती हुई ना आती और कभी भी मैं पेनिसिलिन को इजाद ना कर सकता, क्योंकि आपकी लेबोरेटरी बिल्कुल क्लीन है, एयर टाइट है, वेल फर्निश्ड है, इसलिए कभी भी इनमें पेनिसिलिन दरियाफ्त नहीं हो सकती थी। ये कुदरत का एक मौजज़ा है और मेरी कुदरती मदद है। ठीक है जी। पेनिसिलिन ने एक तहलका मचा दिया जनाब, ना तो कोई साइड इफेक्ट हो रहा है। बच्चे इसको मैं हीरो क्यों कह रहा था और मैं ये क्यों कह रहा था कि जनाब मैं इसको वाकई हीरो मानता हूँ और हमारी जिंदगियां बच रही हैं। बच्चे इसने इजाद किया पेनिसिलिन को 1928 में और आज है 2020। आज भी हमारी जितनी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं सब में पेनिसिलिन है। हमारा सिपरेट, हमारा डिटोल, हमारी पायोडीन, हर चीज के अंदर पेनिसिलिन का ही यूज होता है, इसका नेमुल बदल आज भी नहीं आया। तो जितनी एंटीबायोटिक दवाइयां सब में आज भी फ्लेमिंग का ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, जिनको इस्तेमाल करके हम बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं। ठीक है जी। जनाब फ्लेमिंग इतना मशहूर हो गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसको नजराने देने लग गए, उसको खराज तहसीन दिया गया, उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया, नोबेल प्राइज दिया गया, हर तरफ से उसको जनाब तारीफें हो रही हैं, हर बंदा उसके लिए जनाब दुआ गो है। लेकिन फ्लेमिंग एक इतना आजिज बंदा है कि फ्लेमिंग का रिएक्शन क्या है जी, जब लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया, फ्लेमिंग ने कहा जनाब कि मेरा शुक्रिया अदा मत करें, अगर शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह ताला की जात का करें। मैंने फ्लेमिंग को उसने कहा जी मैंने पेनिसिलिन को नहीं बनाया, मैंने सिर्फ इसको खोजा है, मैंने सिर्फ इसको ढूंढा है, इसको बनाया है अल्लाह ताला की जात ने एक अदना सी चीज के अंदर। तो शुक्रिया अदा करना है तो मेरा नहीं बल्कि रब ताला का करें, जिसने एक अदना सी चीज के अंदर इतनी बड़ी बीमारी का हल रखा हुआ था। तो ये था जनाब हमारा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद आपको भी लगेगा कि फ्लेमिंग हकदार है वाकई कि उसने इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। आज भी हमारी जिंदगियां बचती है तो हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं, पेनिसिलिन का यूज करते हैं, पायोडीन लगाते हैं अपने जख्मों के ऊपर, सिपरेट लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं। इन सारी चीजों के अंदर मेरे दोस्त यूज हो रही है पेनिसिलिन, और उसको दरियाफ्त करने वाला, उसको ढूंढने वाला कौन बंदा है जी? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे अपनी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की। बच्चों सबसे पहला सवाल है व्हाट आर एंटीसेप्टिक एंड व्हाट इज एंटीसेप्टिक मेथड। असेप्टिक मेथड या एंटीसेप्टिक मेथड क्या है वो हमने डिस्कस किया था कि जो लिस्टर ने मेथड बनाए थे हीट, आयोडीन और कार्बोनिक एसिड का, इन तीनों तरीकों को कहा जाता है एंटीसेप्टिक या असेप्टिक मेथड। बच्चे अगला सवाल आएगा व्हाट आर द चीफ डिफेक्ट ऑफ एंटीसेप्टिक मेथड। जो लिस्टर ने तरीके बयान किए थे उनका सबसे बुनियादी नुकसान क्या था वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि इसका बुनियादी नुकसान ये था कि ये जर्म्स के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था, जो कि इंसानों के लिए बड़े नुकसानदेह थे। अगला सवाल आएगा जी व्हाट पार्ट डिड व्हाइट सेल्स परफॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। कि व्हाइट सेल्स इंसानी जिस्म में क्या रोल प्ले करते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो हमारा कुदरती डिफेंस सिस्टम है जो हमें जर्म्स के खिलाफ लड़ने में मदद देती है। अगला सवाल आएगा जी गिव एन अकाउंट ऑफ फ्लेमिंग अर्ली लाइफ। वो हम बता चुके हैं जी 1881 में इंग्लैंड में डार्विन में पैदा हुआ, कैसे कैसे तालीम हासिल की और किस तरह से वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट बना। उसके बाद बेटे अगला सवाल आएगा डिस्क्राइब हाउ फ्लेमिंग डिस्कवर पेनिसिलिन। बताएंगे फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन कैसे डिस्कवर की। तो हमने बताना है कि ये एक्सीडेंटली तौर पर एक फंगस मोल्ड आया था जो जर्म्स के ऊपर गिरा और वहां से फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को याद किया। अगला सवाल है जनाब इन व्हाट रिस्पेक्ट पेनिसिलिन बेटर देन केमिकल एंटीसेप्टिक। पेनिसिलिन केमिकल एंटीसेप्टिक से क्यों बेहतर है? बच्चे सवाल का जवाब सीधा सा है कि ये व्हाइट सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, सिर्फ जर्म्स को नुकसान देती है, इसीलिए पेनिसिलिन इज बेटर देन एंटीसेप्टिक मेथड्स। ठीक है जी। उसके बाद बेटे अगला सवाल है व्हाट डू यू नो अबाउट ऑक्सफोर्ड टीम। ऑक्सफोर्ड टीम के बारे में आप क्या जानते हैं?
ऑक्सफोर्ड टीम वो थी जो फ्लेमिंग के पास आई जिन्होंने पेनिसिलिन को दवाइयों में कन्वर्ट किया, जिनमें हॉबर्ट फ्लोरी है जी और ईबी चेन नामी एक डॉक्टर है। Why couldn't penicillin discover in America? पेनिसिलिन अमेरिका में क्यों दरियाफ्त नहीं हो सकती? क्योंकि उनकी लेबोरेटरी एयरटाइट थी, वेल फर्निश्ड थी, ना तो उनका शीशा टूटा होता और ना ही फंगस उड़ती हुई आती। बच्चों लास्ट सवाल है, वाज फ्लेमिंग प्राउड ऑफ हिज डिस्कवरी? क्या फ्लेमिंग को अपनी डिस्कवरी पर नाज था, फखर था? नो, वो जनाब बड़ा मॉडेस्ट बंदा था। उसने कहा जी मेरा शुक्रिया अदा ना करें, शुक्रिया अदा करना है तो अल्लाह ताला का करें जिसने पेनिसिलिन को बनाया। बच्चों ये था हमारा हीरो नंबर 2 सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने पेनिसिलिन को इजाद किया, दरियाफ्त किया 1928 में, जो कि एक बोन ड्रग के तौर पर आज भी इस्तेमाल हो रही है हमारी सारी एंटीसेप्टिक दवाइयों के अंदर। तो फ्लेमिंग का हमारे ऊपर एक एहसान है जी, इंसानियत के ऊपर एहसान है जिसने इस चीज को दरियाफ्त किया, एफर्ट की। बाकी मेहरबानी अल्लाह ताला की है, शुक्र अल्लाह ताला का जिसने इस चीज को पैदा किया, लेकिन जिस बंदे ने ढूंढा उसका भी एहसान और उसको भी रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे हीरो नंबर 3 के साथ, और यहाँ हमारी बुक के दोनों पोर्शन एंड हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं जी आपको, तब के लिए अल्लाह हाफिज।